भारत ही नहीं, दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलनों में इस तरह के उदाहरण गिने चुने ही हैं कि तीन सगे भाइयों ने देश को विदेशी शासकों से आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमा हो। भारत में शौर्य, देशभक्ति और बलिदान की ऐसी मिसाल कायम करने वाले चापेकर भाइयों की वीर गाथा महाराष्ट्र के पूना के चिंचवड़ इलाके से शुरू होती है। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव हरि चापेकर ने महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी की डायमंड जुबली यानी हीरक जयंती समारोह के दिन 22 जून 1897 को पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर भारत में ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया था। ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आज बात पूना के चापेकर भाइयों के महान बलिदान की। मैं हूं देवेंद्र चौहान और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आपके लिए ला रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारियों की वीर गाथाएँ। जून 1818 में मराठा पेशवा की तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पराजय हो गई और पेशवा की राजधानी पूना का वैभव जाता रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना छोड़कर कानपुर के पास बिठूर जाना पड़ा। 1857 की लड़ाई में पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी, पर अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाए। फिर 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने क्रांति की ज्वाला जलाई, पर उसका भी कुछ खास नतीजा नहीं निकला। इस बीच पूना की राजनीतिक जगह बम्बई ने ले ली, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी थी। पेशवा पूना के चित्पावन ब्राह्मण थे। मराठा चित्पावन ब्राह्मण अपने पुराने वैभव को भूले नहीं थे, पर वे अंग्रेज़ों से युद्ध के मैदान में टकराने की स्थिति में नहीं थे। ये वो दौर था जब आज के महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे, चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक और अगरकर जैसे विचारक और समाज सुधारक काम कर रहे थे और अंग्रेजी राज की कमियों को भी गिना रहे थे। महाराष्ट्र के पूना का चिंचवड़ इलाका आज एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने हैं। अब से कोई 150 साल पहले पूना से 10 मील दूर इस इलाके की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। यहाँ एक बस्ती चापा में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार रहता था। चापा से संबंधित होने के कारण ये चापेकर परिवार हुआ। इस परिवार के मुखिया विनायक बाजी चापेकर थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उन्हें 3 पुत्र हरि, रामचंद्र और भारत और 2 पुत्रियां हुई, जबकि दूसरी पत्नी से 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। इनके सबसे बड़े बेटे हरि चापेकर के 3 पुत्र भारत के इतिहास में चापेकर बंधुओं के नाम से अमर हो गए हैं। आज इन्हीं भाइयों की वीरगाथा आपके सामने है। इन 3 भाइयों में सबसे बड़े दामोदर या अन्ना का जन्म 25 जून 1869 को, दूसरे भाई बालकृष्ण या बापूराव का जन्म वर्ष 1873 में और सबसे छोटे भाई वासुदेव या वासु का जन्म 1880 में हुआ था। दामोदर के दादा विनायक चापेकर आज़ाद ख्यालों के आदमी थे। वे पढ़े लिखे होशियार आदमी थे, पर उन्हें नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय विनायक चापेकर की पारिवारिक आमदनी अच्छी खासी थी, पर वो कभी मुफ्त औषधालय खोलते, कभी बाग बगीचे लगाते। कुल मिलाकर उनकी तिजोरी खाली होती गई। फिर उन्होंने सरकारी इम्तिहान पास किया और 60 रुपये महीना पर कोल्हापुर में सरकारी नौकरी करने लगे। 3-4 महीने इस नौकरी को करने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उन्होंने दुकान खोली, फिर प्रिंटिंग प्रेस लगाई, फिर मिठाइयों की दुकान खोली, फिर हथकरघा लगाया, लेकिन एक एक करके इन सभी कामों में उन्हें घाटा ही हुआ। उनके परिवार में लगभग 20 लोग थे, जिनका खर्च उठाने की जिम्मेदारी आसान नहीं थी। एक बार विनायक चापेकर अपने परिवार सहित बनारस तीर्थ यात्रा पर गए। उस समय दामोदर 5-6 बरस के थे। दामोदर की बड़ी बहन की इस यात्रा के दौरान ग्वालियर में मृत्यु भी हो गई। जब 9 महीने के तीर्थाटन के बाद परिवार वापस गांव आया तो उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी थी। अपनी आत्मकथा में दामोदर चापेकर लिखते हैं कि इतनी कम उम्र में गंगा जी में स्नान करने, गंगा जल पीने और काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने का उन्हें अवसर मिला, जिसके लिए उन्होंने सदा अपने दादाजी का उपकार माना।
गांव वापसी पर दामोदर को गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। दामोदर के पिता हरि ने पूना हाई स्कूल में पढ़ाई की। छठी कक्षा के बाद उन्हें घर पर संस्कृत पढ़ाने के लिए एक शास्त्री को नियुक्त किया गया। दादा विनायक अपने बेटे को संस्कृत पढ़ता देखते और खुद भी अभ्यास करते और इस तरह दामोदर के दादा और पिता दोनों संस्कृत में पारंगत हो गए। परिवार के पास पैसे नहीं थे तो दादा विनायक ने कीर्तनकार का काम अपने परिवार के लिए तय किया। बड़े बेटे हरि ने कीर्तन गायन सीखा। एक बेटे को पखावज सिखाया गया, 2 को सारंगी सिखाई गई और 2 को गायन। उस समय कीर्तनकारों को हरिदास कहा जाता था। परिवार के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि भगवान की कथाओं या प्रार्थनाओं की किताब भी खरीद सकें। इसलिए दामोदर के पिता ने स्वयं कथा और पद लिखने शुरू किए। कहते हैं कि आज घर घर होने वाली सत्यनारायण की कथा को लिपिबद्ध और संगीतबद्ध करने में हरि चापेकर का भी योगदान है। चापेकर परिवार ने जब कीर्तन करना शुरू किया तो रिश्तेदारों और परिवार के ही कई सदस्यों ने इसे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में गिरावट माना। परिवार टूट गया। सिर्फ एक भाई हरि चापेकर के साथ गांव में रह गए। यहाँ तक कि दामोदर के दादा घर छोड़कर चले गए और अगले 13 वर्षों तक उनकी कोई खबर नहीं आई। दादा विनायक बलबोध लिपि और मोदी लिपि में लेखन के विशेषज्ञ थे और इंदौर में पांडुलिपियों की नकल लिखा करते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा का इतना अभ्यास किया कि वे केवल संस्कृत ही बोलने लगे। बाद में उन्हें आज के मध्य प्रदेश के इंदौर और धार में भिक्षाटन भी करना पड़ा। इधर अपने गांव में चापेकर परिवार भयंकर गरीबी में घिर गया। दामोदर का यज्ञोपवीत संस्कार हो या किसी भाई बहन की शादी, बड़ी मुश्किल और सादे तरीके से ये काम हुए। यहाँ तक कि कई बार परिवार के लोग छिपकर अन्न सत्र या लंगन में जाकर भोजन करते और साल में लगभग 25 दिन तो इस परिवार को भिक्षा मांगकर पेट पालना पड़ता। उधर दादा विनायक चापेकर की इंदौर में मृत्यु हो गई, पर उनके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पूना से 600 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सकें। इसी तरह दामोदर की दादी के अंतिम संस्कार में भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। दामोदर के पिता ने कीर्तन करना तो शुरू कर दिया था, पर उनके पास मंडली को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को यही काम सिखाना शुरू कर दिया। कम उम्र में ही दामोदर ने हारमोनियम और बालकृष्ण ने सरमंडल बजाना सीख लिया। तब उनका सबसे छोटा भाई नन्हा सा वासुदेव पीछे खड़े होकर ताल पर थपकी देता और गाने में भी पिता का साथ दिया करता। इस तरह अगले 12 वर्ष कथा कीर्तन करने में बीत गए। पढ़ाई तो पीछे छूट गई, पर दामोदर भाइयों ने कीर्तनकार के रूप में शहर शहर गांव-गांव घूमकर, राजे रजवाड़ों के दरबार देखकर, विद्वानों की मंडलियों के विचार सुनकर, पवित्र मठों मंदिरों में जाकर देश और समाज की वास्तविक स्थिति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दामोदर लिखते हैं कि उन्होंने या उनके भाइयों ने कभी बुरी संगत या बुरी आदत नहीं पाली। दामोदर पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल, जो बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की धरोहर बना, उसमें 2 दर्जा ही पढ़ पाए। फिर 4 महीने पूना के न्यू मराठी स्कूल में भी वो पढ़े, पर गरीबी ने इससे आगे उन्हें स्कूली पढ़ाई नहीं करने दी। पर पिता चाहते थे कि बच्चों को कीर्तनकार का काम न करना पड़े, इसलिए वो इन बच्चों को आयुर्वेद और संस्कृत का ज्ञान देने लगे। बच्चों ने 500 से ज़्यादा श्लोक आयुर्वेद संहिताओं से याद कर लिए और अमरकोश, रूपावली, रघुवंश जैसे संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उस समय बड़े बेटे दामोदर की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। अपनी आत्मकथा में दामोदर याद करते हैं कि उनके निजी जीवन में अंग्रेज़ों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो उनके अंग्रेजी राज से नफरत करने के लिए जिम्मेदार हो। उन्होंने लिखा है, भागवत गीता के श्लोकों को पढ़कर उनके और उनके भाई के मन में अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का विचार आया। जब वो 15 बरस के थे और कीर्तन के लिए रेल यात्रा करते हुए खिड़की से बाहर जंगल और पहाड़ों को देखकर उन्हें लगता कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करने के बाद ये जंगल और पहाड़ छुपने में काम आ सकते हैं। फिर दोनों भाइयों ने पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया और कसरत करने पर ध्यान देने लगे। पिता ने जब इससे गुस्सा होकर उनके लंगोट जला दिए
तो दोनों भाई सुबह सूर्य नमस्कार के बहाने कसरत करने लगे। दोनों भाई सुबह 1200 बार तक सूर्य नमस्कार करते और इस तरह अपने शरीर को बलशाली बनाते। बालकृष्ण कुश्ती और जिम्नास्टिक एक्सरसाइज में ज़्यादा पक्के हो गए, जबकि दामोदर दौड़ने और दंड लगाने में। दामोदर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो 1 घंटे में 11 मील तक दौड़ते थे। युद्ध कला सीखने के लिए दोनों भाइयों ने सेना में ट्रेनिंग लेने की सोची और इसके लिए कुरुंदवाड़ के राजा को चिट्ठी लिखी, पर वहाँ से जवाबी खत में इनकार ही आया। फिर बालकृष्ण चापेकर कोल्हापुर के राजा सयाजी राव से मिलने कोल्हापुर और फिर पन्हाला गए और राजा की घुड़सवारी सेना में भर्ती होने के लिए अर्जी दी, पर वहाँ कुछ अधिकारियों ने कह दिया कि वे पूना के ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं करते। फिर आज के मध्य प्रदेश के धार शहर में अपने पिता के साथ प्रवास के दौरान इन दोनों भाइयों की दोस्ती एक लड़के से हुई, जिसके खेत खलिहान में इन्होंने पहले गुलेल चलाना और फिर बंदूक में गोली भरना, बंदूक चलाना, बंदूक की गोलियां बनाना सीखा। शरीर और मनोबल की मजबूती के लिए दोनों भाइयों ने गर्मी, सर्दी, बरसात को जानबूझकर सहने का फैसला किया। जब ये पिता के साथ सफ़र करते तो इस हठयोग को सिद्ध करने के लिए बैलगाड़ी में न बैठकर 24-24 मील तक पीछे दौड़ते। चटाइयाँ होने के बावजूद कंकड़ों पर सोते। खूब भोजन होने पर भी सिर्फ दाल और चूरमा खाते। फिर इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार इकट्ठे करने की सोची। इन्होंने सबसे पहले बीड कस्बे में 5 रुपए में एक तलवार खरीदी, जिसके लिए अपनी कुछ किताबें भी बेच दी। फिर इन्होंने आदमी इकट्ठा करने की योजना बनाई। इन्हें अंग्रेज़ी भाषा, अंग्रेज़ी तौर तरीके और अंग्रेज़ी पहनावे तक से नफ़रत हो गई थी। यहाँ तक कि ये क्रिकेट की पिच तक खोद दिया करते थे या खिलाड़ियों की क्रिकेट किटें गायब कर दिया करते थे, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ी खेल था। फिर इन्होंने पूना के बाहरी इलाके में स्थित एक पर्वतीय पहाड़ी पर 8 लड़कों को लेकर गुलेल, कबड्डी, कुश्ती और तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया। पर्वती वो पहाड़ी है जिस जगह से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खिड़की की लड़ाई में अंग्रेज़ों और मराठा सेनाओं को भिड़ते देखा था। जब लड़कों की संख्या 25-30 हो गई तो इन्होंने मार्शल आर्ट्स के अभ्यास के लिए एक संगठन बना लिया, जिसमें धीरे धीरे 150 लड़के जमा होने लगे। इसके बाद इन लड़कों में धार्मिक और सांस्कृतिक भावना मजबूत करने के लिए इन्होंने पहाड़ी पर ही एक मंदिर की स्थापना करने की सोची। दामोदर ने लिखा है कि उन्हें स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि जहाँ तुम अभ्यास करते हो वहीं पर एक मूर्ति नीचे दबी हुई है। अगले दिन खुदाई में 1.5 हाथ लंबी मूर्ति सच में निकली, जिसके एक हाथ में द्रोणगिरी पर्वत था, दूसरे हाथ में गदा थी और पैरों में जम्बूमाली नामक राक्षस पुत्र पड़ा हुआ था। इस मूर्ति को गोपन्य मारुति का नाम दिया गया। इस बीच किसी लड़के की गुलेल से छोटा सा पत्थर किसी अंग्रेज के पैर के पास ज़मीन पर लगा। अगले दिन एक अंग्रेजी अखबार में इसकी शिकायत छप गई। आप समझ सकते हैं कि उस समय के भारत में कैसा भय अंग्रेज़ों का रहा होगा। बहरहाल दोनों भाइयों ने एक केसरिया झंडा बनाया और उस पर लिखा, अपने धर्म पर रहना श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म को अपनाना दुख देता है। गोपन्य मारुति की जय। लेकिन मूर्ति स्थापना की तिथि से ठीक 1 दिन पहले एक लड़के की गुलेल से किसी आते जाते व्यक्ति को सच में चोट लग गई और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। फिर चापेकर भाइयों के इस संगठन ने उस पहाड़ी को छोड़ दिया, क्योंकि ये जगह अब पुलिस की नज़र में आ गई थी और एक दूसरी खुली जगह 2 रुपये किराए पर लेकर वहाँ मूर्ति स्थापित की गई। आखिरकार खासगी वाले के वाड़े में उन्हें एक मुफ्त जगह मिल गई और यहाँ दोनों भाई लड़कों को मार्शल आर्ट्स, कसरत वगैरह सिखाने लगे। उन्होंने एक लाइब्रेरी की भी शुरुआत यहाँ पर की, जिससे उनके साथियों की विचारधारा पक्की हो। इस संगठन ने 3 पुरानी मस्कट बंदूकें, 6 तलवारें और ऐसे ही कुछ हथियार इकट्ठे किए, पर बम्बई में चातुर्मास प्रवास से लौटने के बाद चापेकर बंधुओं को पता चला कि उनके संगठन के कुछ लोग पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हैं। इस पर इन दोनों भाइयों ने अपने ही बनाए संगठन से दूरी बना ली। इस समय के साथियों में से एक दत्तात्रेय भुसकुटे आगे तक उनके साथ रहे। इसके बाद चापेकर बंधुओं ने और संगठन बनाने का विचार त्याग दिया और वे पूना आ गए।
कीर्तन करने वाले इस चित्पावन ब्राह्मण परिवार की धार्मिक जड़ें काफ़ी गहरी थी और इन पर रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव था। हिंदू धर्म और संस्कृति में किसी भी प्रकार के सुधार को वे बिगाड़ ही मानते थे। इसलिए महाराष्ट्र के सुधारवादी आंदोलन को वे नापसंद करते थे और उसे अंग्रेजी सरकार का नतीजा मानते थे। दामोदर और बालकृष्ण का मानना था कि अगर उनके पिता भी हिंदू शास्त्रों का उल्लंघन करते तो वे अपने पिता को भी अपना शत्रु मानते।